हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सब डिप्लोमा जीएसटी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सर दिख तो रहा है, सेक्शन 57 58 भी दिख रहा है, मगर सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बेटा इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कॉन्सेप्ट आपके पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है और पेपर 3 में भी है। और ये जगह जगह ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट, इस रूल का जीएसटी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक मेहनत से 3 काम होंगे। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, एक तीर से 2 शिकार। तो यहाँ पर एक तीर से 3 शिकार आपके हो जाएंगे। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर 4 है और इसको मैंने उठाया है, निरूपम की बुक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको लिखा है डॉक्टर विपुल विनोद ने। काफी अच्छा इन्होंने कंटेंट लिया है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट मीन्स दैट no one should be unjustly enriched at the expenses of another. It is also means that no person should take advantage of position of another person which causes some loss to one party and gain to another party. If the enrichment is unfair or unethical, it is prohibited under the principle of unethical sovereignty or unjust property. The concept of unjust enrichment has been explained in various books in different terms and in brief. It means that when a person derives benefits from other person or does not give anything in return, this is the unjust enrichment. नेक्स्ट पैरा है जिसमें इसके बारे में स्पेशली बताया गया कि ये कहाँ से लिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट हैज इवॉल्व फ्रॉम रोमन लॉ। ये वर्ड कहाँ से लिया गया? रोमन लॉ से। दिस इज इविडेंट फ्रॉम अ लीगल मैक्सिम दैट नो वन शुड बी बेनिफिटेड एट अनदर एक्सपेंसेस। सर ये पूरी एक रीडिंग हो गई, इसका कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर? मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब इसको पहले समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ सर, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, सबको बहुत मजा आ रही होगी। स्टोरी ये है कि एक मिस्टर एक्स है, ठीक? ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये अपने घर के आसपास के इलाके में दबदबा रखते हैं, खलीफा हो गए। सर फिर इनके यहाँ बाहर इनके घर के कोरोना चल रहा था, तो एक वेजिटेबल वाला आया और उसने इनको सब्जियां बेचनी शुरू करी। ये सब्जी है। अब वो वेजिटेबल वाला जो है उसको हम ले लेते हैं वाई। इससे इन्होंने वेजिटेबल्स ले लिए, वेजिटेबल वाला है। तो यहाँ पर ये बेटा कौन हो गए? ये परचेजर हो गए और ये जो है सेलर हो गया। अब इस कंडीशन में इससे इन्होंने सब्जी ली। इसने बताया कि एक सब्जी जो परचेज करना चाह रहे थे वो 50 रुपीज केजी है। मान लीजिए कोई भी एक वेजिटेबल, भिंडी ही मान लीजिए, और एक ही काम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन्होंने इससे भिंडी जो है वो यहाँ से 50 रुपीज केजी की ले ली। लेने के बाद में जब ये आइटम परचेसर के पास, मतलब मिस्टर एक्स के पास चला गया, तो इनको अब पेमेंट देना था। पेमेंट देने की बारी आई इनको पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट देते समय इन्होंने क्या कहा? हाँ हाँ ठीक है, ये लो 25 रुपये, चलो बस हो गया, जो निकलो। तो इन्होंने यहाँ पर इसको ये 25 रुपीज दे दिए और कहा निकल लो, वरना ठेला तुम्हारा पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए अनजस्टिस हो गया। किसके साथ में हो गया? सेलर के साथ में हो गया। तो सर इसका मतलब क्या है
कि ये जो अन्याय हो रहा है ये हमेशा सेलर के साथ में होता है? नहीं बेटा, यहाँ टू पार्टीज के बीच में बात हो रही है। इस स्टोरी में मैंने आपको सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। तो क्या सर ये परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये परचेजर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, एक पार्टी, हमें टू पार्टीज के बीच में समझना है। और यहाँ पर मैं सेलर को ले लेता हूँ, सेकंड पार्टी। अब गुड्स यहाँ से यहाँ पर परचेज किए जाएंगे। तो ये परचेजर ने गुड्स में क्या परचेज किया? इसने परचेज करना शुरू किया कैलकुलेटर। मन तो कर रहा था मोबाइल के लिए, मगर मैंने कैलकुलेटर ही एग्जाम्पल दिया। इसने कैलकुलेटर परचेज करने का मूड बनाया, और कैलकुलेटर परचेज करने के लिए इसने इनको पेमेंट दिया, जो भी सेलर ने उस समय परचेजर से कहा। मान लीजिए 250 रुपीज, तो इसने पे कर दिया 250 रुपीज, और जल्दी में था। और इसके रिटर्न में क्या लिया इसने? सर रिटर्न में क्या लेगा? कैलकुलेटर लेगा। तो यहाँ से इधर की तरफ रिटर्न पे इसने इनको एक कैलकुलेटर दे दिया। ऐसे ही ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बना होता है ना ऊपर, उसके ऊपर यहाँ डिजिट्स रहती हैं। तो उसने जो है इनको एक कैलकुलेटर दे दिया, जो कैलकुलेटर दिखाया था। और फिर ये परचेजर इसको लेकर के अपना चले गए। अब ये जल्दी में थे और दूसरी सिटी के थे। ये मान लीजिए कि ये कानपुर के थे, और ये बंदा जो है वो दिल्ली का था। दिल्ली से लेकर के ये कानपुर लेकर के चले आए। अब ऐसी कंडीशन में जब ये घर पे आए, और अपने घर पे आने के बाद में उस कैलकुलेटर को इन्होंने घर में आकर के यूज किया और देखा, तो बहुत खुश हुए और यूज करना शुरू किया। मगर कुछ समय बाद पता चला कि जो इन्होंने देखा था ये हूबहू बिल्कुल वैसे ही है, शार्प कंपनी का। और यहाँ पर इसका पेमेंट लोकल मार्केट में ये 100 रुपए का मिल जाता है, जिसके लिए ये ओरिजिनल समझ के 250 रुपीज दे करके आए थे। तो यहाँ पर देखिए, परचेजर से धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया, गलत किया गया, बताया कुछ गया और निकला कुछ। तो यहाँ पे ये अनजस्ट एनरिचमेंट है। कैसे है अभी एक और बताते हैं। अब इसी जगह अगर मान लीजिए ये सेलर जो है क्वांटिटी कुछ दिखाए बताए, और सेलर को धोखा हो जाए, भ्रम हो जाए परचेजर को, और वो गलत परचेज करके चला जाए, तो ये भी एक गलत काम है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी से जितना रिटर्न बनता है एथिक्स के हिसाब से वो होना चाहिए। अनएथिकल रिटर्न नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और कम तो आप दबा करके लेते ही हैं। तो इस वजह से इतनी बातों को ध्यान में देखना है। इसको और बेहतर अगर समझना है मीनिंग, तो कोर्ट केस भी हुए हैं, मगर उस कोर्ट केस पे जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में सेपरेटली पहले बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा इस राइटर ने लिखा है, इसलिए इसको सेपरेटली लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने हर एक पोर्शन को अलग अलग बताया। व्हाट इज अनजस्ट? Unjust can be defined as something which is not in accordance with the accepted standard। मतलब जो मार्केट में एक आइटम्स के साथ, किसी भी गुड्स के साथ में एक स्टैंडर्ड चल रहा है, या जस्टिस का काम हो रहा है, वो नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। रिक्शे वाले को आपने लिया, 2 किलोमीटर आपने रिक्शे वाले से अपने को जाने को कहा, एज ए ट्रेवलर आपने उसको यूज किया, और वहां जाने के बाद में नॉर्मल रेट 50 रुपए होते हैं, आपने उसको 5 रुपए निकाल करके दे दिए। तो ये एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नहीं है मार्केट का। और जो स्टैंडर्ड है वो भी अबव नहीं, इक्विटी, जो नॉर्मल जस्टिस हो, कि जितना रिटर्न बनता है उतना रिटर्न होना चाहिए, ये जस्टिस होना चाहिए।
तो ये अनजस्ट जब भी आए तो अनजस्ट को आप समझ लीजिए कि जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा, तो ये अनजस्ट हो गया। जो अनजस्ट वर्ड है ये अकेले नहीं यूज है, ये किसके साथ में यूज है? एनरिचमेंट के साथ में यूज है। तो इसको समझने के लिए एनरिचमेंट भी आपको समझना पड़ेगा। सर क्या समझना होगा हमको? ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट प्रॉस्पेरिटी और एनरिचमेंट, मतलब ये एक दूसरे के वर्ड को यूज किया जा सकता है अदल बदल करके। इसका मतलब है सो व्हेन ए पर्सन रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन इट इज सेड दैट ही इज एनरिच्ड। क्या मतलब सर? सेलर ने परचेजर को अगर कुछ दिया तो परचेजर के पास पहले अपने पास तो कुछ नहीं था ना, तो उसकी जेब में आ गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कैलकुलेटर था, तो कैलकुलेटर जो है वो परचेजर की पॉकेट में आने से पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, मगर जब पर कैलकुलेटर आ गया तो कैलकुलेटर की वजह से उसके पास कुछ गुड्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो इसी चीज के लिए एनरिचमेंट वर्ड यूज होता है। सो व्हेन ए पर्सन रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन, व्हेन अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन हो सकता है, कोई भी एक पार्टी हो सकती है, किसी भी दूसरे से कुछ भी रिसीव करती है तो इसको एनरिचमेंट बोलते हैं इस लैंग्वेज में। इट इज सेड दैट ही इज एनरिच्ड, उसकी जेब में आ गया, वो एनरिच्ड हो गया। दिस प्रॉस्पेरिटी कैन ऑल्सो बी बोथ फेयर एंड अनफेयर, और यही प्रैक्टिस में फेयर और अनफेयर होती रहती है ये प्रैक्टिस। सर कैसे? कैलकुलेटर दिखाया कुछ था, दिया कुछ, तो एनरिच तो हुआ, मगर ये अनजस्ट वाली बात हो गई ना। एनरिच तो हुआ मगर अनजस्ट हुआ, धोखा हुआ। कैलकुलेटर उसने समझा कि शार्प का है और निकला कौन सा? डुप्लीकेट। सब्जी वाले से पैसे सब्जी वाले को दिए लेकर के 50 रुपए की जगह 25 रुपए, तो यहाँ पर 25 रुपए मिले, कुछ तो एनरिचमेंट हुआ मगर अनजस्ट था, 50 रुपए उसको देने चाहिए थे। तो इसी एग्जाम्पल को आगे समझिए कि अनजस्ट कब हम कह सकते हैं। तो अगर फेयर होगा तब तो अनजस्ट तो किसी सूरत में नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है कि अनफेयर से ही रिलेटेड टर्म होगा। तो आगे आते हैं unjust enrichment. Now, if we talk about unjust enrichment, then we can say that unjust enrichment is which obtained by harming another person's share or cause loss to someone else. इसका मतलब क्या है कि पहले की वजह से दूसरे को किसी तरह का लॉस हो रहा है। रिक्शे वाले के केस में भी कम पैसा दिया गया, 5 रुपए की जगह 50, 50 रुपए की जगह 5 रुपए दे दिए गए। वेजिटेबल वाले एग्जाम्पल में 50 रुपए देने 25 रुपए दे दिए गए। कैलकुलेटर वाले एग्जाम्पल में शार्प ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट दे दिया गया। तो एनरिचमेंट हुआ मगर वो अनजस्ट था। दिस एनरिचमेंट रिमेन्स, जिस अनजस्ट रिमेन्स, क्या बताता है ये? इन द कैटेगरी ऑफ अनजस्ट अनलेस द लॉस ऑफ अदर पर्सन इज वेल कंपनसेटेड। सीधी सी बात है कि जो लॉस हो रहा है उसको, लॉस का मतलब है उसके पास से जो कंटेंट जा रहा है वो कंपनसेटेड प्योरली होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट्स थे ये अनजस्ट एनरिचमेंट के एक्सप्लेनेशन के लिए थे कि आपके माइंड में थोड़ी सी बात और कंटेंट लेमैन लैंग्वेज में बैठ जाए। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके लिए कोर्ट को आना पड़ा और कोर्ट में कई बार केस आए। तो अब हम डिसीजन ऑफ कोर्ट भी देखेंगे। सर डिसीजन ऑफ कोर्ट के लिए क्या हमें कोर्ट केस याद करने पड़ेंगे? कोर्ट केस नहीं बेटा, अब आप अगर कुछ इसमें नेम लिखेंगे तो आपका आंसर इनरिच हो जाएगा। ये कब का है? सरकारी खंड उद्योग मंडल लिमिटेड, तो सहकारी खंड उद्योग मंडल लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। यहाँ पर भी आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? ये सबसे टॉप मोस्ट है। जब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ गया तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अनजस्ट एनरिचमेंट मीन्स रिटेंशन ऑफ अ बेनिफिट बाय अ पर्सन दैट इज, तो देखो यहाँ क्या है? रिटेंशन ऑफ बेनिफिट। रिटेंशन का मतलब है कि वो रोक लिया गया। रिटेंशन ऑफ अ बेनिफिट बाय अ पर्सन दैट इज अनजस्ट और इन इक्विटेबल, इक्विटेबल वे में नहीं दिया गया। तो हम लोगों के एग्जाम्पल में अगर ध्यान दें तो हमने रिक्शे वाले को 5 रुपए देने की बात करी थी, जब बल्कि दिया कितना जाना चाहिए था? 50 रुपीज दिया जाना चाहिए था।
तो यहाँ पर अगर हम रिटेंशन की बात करें तो पैसा रोक कितना लिया गया, 45 रुपीज रोक लिया गया। तो ये किसका था, रिटेंशन ऑफ बेनिफिट्स बाय ए पर्सन। तो अब ये उसका पैसा, इसने यहाँ पैसे के टर्म पे था, पैसा रोक लिया, तो ये अनजस्ट हो गया। इन इक्विटेबल टर्म की बात हो रही है। अनजस्ट एनरिचमेंट ऑकर्स व्हेन ए पर्सन रिटेन मनी और बेनिफिट्स। तो चाहे वो पैसा रोक लो, चाहे उसका बेनिफिट रोक लो, विच इन जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस बिलोंग टू समवन एल्स। होना वो किसी और का चाहिए था और रोक अपने पास लिया। तो अगर सीधी सीधी भाषा में बात करें तो दूसरे का हिस्सा अगर आप अपने पास रोक लेते हैं, तब ये टर्म का एक्सप्लेनेशन अनजस्ट एनरिचमेंट ही होगा। ये अलग अलग जगह भी प्रॉपर ढंग से यूज किया गया एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप कोर्ट केस में एक को ही अगर कोट कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है। अगर आपका मन करता है कि नहीं सर हमें थोड़ा सा और ज्यादा कोर्ट केस को कोट करना है, तो यहाँ पर देखिए ये है मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनियन लिमिटेड। द कोर्ट एक्सप्लेन द रिफंड ऑफ अ क्लेम मेड बाय एसएससी कैन बी डिनाई। सर ये कौन सी बात हुई, एसएससी जो है किस तरीके से तो रिफंड लेगा ही लेगा, उसने एक्सेस दे रखा है। तो कोर्ट ने इसी बात को कहा, कैन बी डिनाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनड्यू एनरिचमेंट ऑफ द एसएससी हैज पास्ड ऑफ द बर्डन टू द कस्टमर। इनका कहने का मतलब था कि टैक्स तो जो है वो तो सेलर ने दिया ही नहीं, वो तो परचेजर को ही ट्रांसफर कर दिया। तो वो पार्ट किसका था, वो पार्ट था, बेनिफिट था किसका, कस्टमर का। द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज जस्ट एंड salutary doctrine. No person can seek to collect the tax or duty from both ends. बोथ एंड्स का मतलब है कि दोनों हाथों से, वो परचेजर की पोजीशन में भी रहा और सेलर का, दोनों ही उसने अगर ले लिया तो सही नहीं है। ही कैन, यही चीज देखो आगे कही गई, ही कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम हिज परचेजर। देखो परचेजर से भी हो रहा है एट वन एंड, एंड ऑल्सो कलेक्ट द सेम टैक्स या फिर ड्यूटी, चाहे टैक्स को ड्यूटी को, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम हिम कॉन्ट्रेरी टू लॉ। इस बात को एक्सप्लेन किया गया था मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड में, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। जो स्टूडेंट इसको और ज़्यादा भी अगर पढ़ना चाहते हो तो मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है वो आप नेट पे भी सर्च करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसकी फाइंडिंग्स आ जाएगी, इसका इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग मीनिंग कर चुके हैं, कोर्ट केस ने क्या कहा है ये भी समझ चुके हैं। अब इन सब के बाद में हमें समझना चाहिए कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इससे और अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग का जनरेट हो जाता है। कुछ नया नहीं होता, जो मीनिंग और डिफिनेशन में होता है उन्हीं को ही कैरेक्टरिस्टिक्स में रखते हैं। अनजस्ट एनरिचमेंट इज ए लीगल कॉन्सेप्ट, बात भी ठीक है, हम लॉ की बात कर रहे हैं, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पार्टी इम्प्रॉपरली, तो एक ही पार्टी जो है वो इसमें धोखे में रहती है, उसके साथ उसको लॉस कवर अप किया जाता है। देन थर्ड, वन पार्टी है सफर लॉस। देखा था आपने, एक पार्टी फायदा ले रही थी, दूसरा पार्टी जो है वो लॉस कर रही थी, क्योंकि एक ने गलत व्यवहार किया था। रिक्शे वाले को देखिए 5 रुपए दिए, 50 रुपए देने थे, सब्जी वाले को 50 रुपए देने थे, 25 रुपए दिए। देन हम फोर्थ पे आते हैं, इट इज मोर रिलेटेड टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स और सब्सिडीज और रिडक्शन इन प्राइस एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टर्म, ये तो लेमैन लैंग्वेज में बात थी, अलग अलग केस थे, मगर ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करता है, साथ में सब्सिडीज का भी एक्सप्लेनेशन। जैसे मफतलाल कोर्ट में गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करेगी, मफतलाल केस में कोर्ट ने कहा रिडक्शन इन प्राइस के लिए कहा जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे जो सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग को मिलेगा, फोर्थ वाले का। फिफ्थ है, इट इज अनएथिकल एंड इलीगल एक्ट इन द आई ऑफ सोसाइटी। अब एग्जाम्पल देखा है, या आपने गरीब रिक्शे वाले को मार के भगा दिया, 50 रुपए देने थे, 5 रुपए दिया, तो ये सोसाइटी की आंखों में एक इलीगल और अनएथिकल वर्क तो था ही। देन 6 पॉइंट, अनजस्ट एनरिचमेंट however is deliberately done। deliberately done देखिए बताया था, सब्जी वाला जब एक्स के पास लेने, वेजिटेबल बेचने आया, तो जब एक्स ने परचेज किया तो जबरदस्ती वाली बात होती है, भाग जाओ तो वहाँ ठेला उल्टा देंगे, फेंक देंगे, भगा देंगे। तो ये थोड़ा दबाव भी रहता है, ऐसा ही काम किया होता है। बट इट कैन ऑल्सो बी इन एडवर्टेंटली और विदाउट इंटेंशन। तो कभी कभी ये जो है विदाउट इंटेंशन भी हो जाता है, पता नहीं चल पाता, अक्सर ऐसा नहीं होता,
मगर कभी कभी जो है इस तरीके से भी हो सकता है। अभी आगे एग्जाम्पल में ये कभी कभी वाली बात भी आपको समझ में आएगी। देन पॉइंट नंबर 7 आते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। तो गवर्नमेंट का मत इस पे राइट रहता है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस, आप देखते हैं कि गरीबों के खिलाफ ही कोई बात अगर हो रही होती है तो उन गरीबों के मदद के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदारी लेती है। जो हमारे यहाँ रिच पार्टी है या जो पावरफुल है वो कहाँ इंटरेस्ट लेती, तो गवर्नमेंट ही को यहाँ पर राइट रहता है इन सब मैटर में बोलने के लिए। तो आज अभी वाली क्लास में आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा कि अनजस्ट एनरिचमेंट हम लोगों के लिए क्या इसका मीनिंग है, किस तरीके से गवर्नमेंट इसको एक्ट के लिए यूज करेगी, ये हम लोग आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, अनजस्ट एनरिचमेंट की ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें आप समझिए कि ये आपके यूनिट 1 के कंटेंट को कवर करेगा, यूनिट 2 के कंटेंट को कवर करेगा, यूनिट 3 के कंटेंट को कवर करेगा, और ये आपका जो सब्जेक्ट है उन तीनों ही सब्जेक्ट को भी कवर अप करेगा। सर यूनिट में भी करेगा, सब्जेक्ट में भी करेगा, हाँ बेटा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आंसर लिखते समय कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाएगा। और स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट 1 में भी यूज होगा जब आप बात करेंगे असेसमेंट के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए, पेनाल्टीज के लिए। तो इस स्पेसिफिक वे से ये गिवन ही है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में। हाँ बात अलग है कि एक में यूनिट 2 में है और एक में यूनिट 1 में ये है, मगर कॉन्सेप्ट आपको अनजस्ट एनरिचमेंट मजबूत करके चलना है, समझना है विद एग्जाम्पल। अब आगे आने वाली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे और देखेंगे कि अनजस्ट एनरिचमेंट जो है वो जीएसटी के साथ में किस तरह से पढ़ा जाएगा और कैसे कंज्यूमर्स या के लिए या फिर सेलर परचेजर के लिए या फिर एक्ट बनाते हुए गवर्नमेंट के पार्ट से यूज होगा। गवर्नमेंट के पार्ट से इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ये देखा जाता है कि कहीं इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है सेलर या परचेजर के साथ में, या फिर जो सोसाइटी के टू ग्रुप्स हैं, एक रिच का है और एक पुअर वाला है, तो इसलिए जो गुड्स के रेट और टैक्स डिसाइड करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो लग्जरी गुड्स होते हैं जिनके ऊपर 28% टैक्सेशन सिस्टम को रखा गया है, तो क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जो सोसाइटी का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंस कर सकता है, तो उसके लिए जो लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है। और उसी जगह देखिए जो खाद्यान्न की वस्तु हैं, मतलब फूड ग्रेन गुड्स जो होते हैं, जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, उनके लिए आप देखिए गवर्नमेंट का जो टैक्स रेट कम होता है। तो एक ही गवर्नमेंट है और सामने जो है उसके कस्टमर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनमें अलग अलग रेट लगाते समय भी इसका यूज़ होता है। तो बहरहाल नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ पर हम लोग रिलेशन समझेंगे अनजस्ट इनरिचमेंट और जीएसटी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत देर तक का टॉपिक को समझा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।